हेलो बच्चा लोग। मेरा नाम अखिल रॉय है और आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो क्या मैं आज मैथमेटिक्स पढ़ाने आया हूं? नहीं नहीं। मैं आज आप लोगों के लिए कोई ऐसी चीज लेकर आया हूं जो कि आपका जीवन बना सकती है। भाई, आपके फैमिली मेंबर्स हों, आपके स्कूल टीचर्स हों, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी परवाह करते हैं, वो हमेशा कहते होंगे कि बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ाई करो। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप अपने आने वाले जीवन में ऐसे करियर को चुनें जिसमें आप खुश रहें, आपकी तरक्की हो, आप सफल रहें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे हैं जिनसे आपका जीवन बने ही नहीं, लेकिन आप इतने निपुण इंसान बन जाएं कि आपकी हर कोई रेस्पेक्ट करे, आपको दिल से रेस्पेक्ट करे, आपको सबसे ऊंचा ओहदा प्रदान करे। तो ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं? जी बिल्कुल, करियर ऑप्शन है हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि क्लास 12th में रहते हुए ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये करियर ही नहीं है, ये है देश की सेवा। मतलब भारत देश की सेवा करने का मौका मिलता है। और इस करियर ऑप्शन में आपको एक चीज का बेनिफिट ये रहता है कि केवल 21 साल की उम्र तक में ही आपको कमांडिंग ऑफिसर की पोजीशन मिलती है, यानी बहुत सारा रेस्पेक्ट। तो क्या कहते हैं, हमें एक तो डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग और फिजिकल स्ट्रेंथ की इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग मिलती है कि आप अपने आप में एक बहुत ही निपुण इंसान बन जाते हैं। साथ ही आपका करियर ऑप्शन इतना ब्राइट है कि आप बिल्कुल हर जगह पर आपको सबसे ऊंचा ओहदा ही रखा जाएगा। तो इस एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है, इसकी डिटेल्स आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो करियर ऑप्शंस में कई बार होता है कि आप बहुत पढ़ते हैं, लिखते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन एनडीए यानी कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद जो आपकी पोस्टिंग होती है, जो करियर ऑप्शन आपको मिलते हैं, इसकी बात ही अलग है ना? तो इस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी आज इस वीडियो के अंदर। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा स्पेसिफिकली हमारे डिफेंस वाला चैनल के महारथी, जो कि करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ाते हैं। ये आपको बताएंगे कि एनडीए एग्जामिनेशन से रिलेटेड कौन से की पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं और एक बेहतर करियर ऑप्शन को चुन सकते हैं और देश की सेवा में अपने जीवन को बिता सकते हैं। तो ये सारी चीजें जानने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि सर हमें कैसे तैयारी करनी है, तो उस चीज की डिटेल्स भी आपको प्रथमेश सर यहां पर बताएंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा प्रथमेश सर को, ताकि वो आपको इन सारी चीजों की डिटेल्स बता सकें। सो वेलकम टू प्रथमेश सर। जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसे दुनिया की सबसे रिस्पेक्टिव आर्म फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होगा कि आगे जाके वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे और इंडियन आर्म फोर्सेस को एक बहुत अच्छे करियर ऑप्शन के तौर पर भी देखा जाता है। पर मैं हमेशा से चीज मानता हूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना यह सिर्फ एक जॉब नहीं होता है, ये एक जिम्मेदारी होती है, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके अंदर वो सारी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आर्म फोर्सेस के अंदर एक सैन्य अधिकारी बनने के लिए जरूरी है। आज के पूरे सेशन के अंदर हम यही जानेंगे कि कैसे आप आगे जाके इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। देखिए, आपको समझना होगा ये कोई जॉब नहीं है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, ये एक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी किसकी है? देश की रक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत बहुत कठोर होती है, उनको फिजिकली और मेंटली फिट बनाया जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ रिटर्न क्लियर करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक एग्जामिनेशन को क्रैक कर दिया और आप अपने रिस्पेक्टिव अकेडमीज के अंदर चले जाएंगे, ये नहीं होता है। एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस से गुजरना होता है, जो कि 5 दिनों का इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसे SSB के नाम से जाना जाता है, जिसमें देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है उसके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है या नहीं है। क्योंकि सैन्य अधिकारी बनने के लिए हर व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिटीज का होना जरूरी है। आपकी पर्सनालिटी यूनिक होनी चाहिए, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वहां आपके कंधों पर जिम्मेदारी होती है दूसरों की जान की और पूरे देश की। चलिए इस अमेजिंग सेशन को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि फिजिक्स वाला का ही एक और प्लेटफॉर्म जो डिफेंस वाला के नाम से जाना जाता है,
उसने एनडीए के अंदर AIR 1 रैंक दिया है। अनुराग सांगवान, यही वो स्टूडेंट है हमारा जिसने एनडीए के रिटर्न को क्वालिफाई किया, एसएसबी को क्लियर करा और पूरे इंडिया के अंदर AIR 1 लेकर आया है। एक बहुत बड़ी बात होती है एक बच्चे के लिए कि AIR 1 लेकर आना। आप समझ सकते हैं लाखों बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं, उसके बाद भी कड़ी मेहनत करके, तैयारी करके, एक फोकस तैयारी करके सही डायरेक्शन उसको डिफेंस वाला चैनल से मिला और फाइनली ही क्रैक्ड द एग्जाम और एसएसबी क्लियर करने के बाद उसका जो रैंक आया है वो AIR 1 आया है। तो देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अनुराग भी कोई बहुत बड़े शहर से बिलोंग नहीं करता है, अनुराग भी हरियाणा के गांव से ही बिलोंग करते थे, बट स्टिल अपने डिटर्मिनेशन के साथ साथ अपने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुझे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना ही है और अपने टीचर्स के प्रॉपर गाइडेंस के साथ अनुराग ने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। तो आप लोग भी आगे जाके अगर आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बस आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, वो होती है नेवर गिव अप क्वालिटी। बाकी सारी जो क्वालिटीज होती है ना एक अधिकारी के अंदर, वो एक तरफ, और नेवर गिव अप की क्वालिटी एक तरफ होती है। ये बात याद रखिएगा, बिकॉज अगर आपने गिव अप कर दिया कभी भी लाइफ के किसी भी स्टेज के ऊपर तो फिर आप एक सैन्य अधिकारी बनने के लायक नहीं है। ये बिल्कुल मैं सीधी सी बात हमेशा करता हूं और ये बिल्कुल सही बात है कि गिव अप करने वाला व्यक्ति एक फौजी कभी नहीं बन सकता। चलिए देखते हैं इसके आगे हम अगर बात करें तो आर्म फोर्सेस के अंदर बेसिकली हमारी 3 ब्रांचेस होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। आफ्टर 12th आप इन तीनों ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर यहां पर मैं बात करूं कि सबसे जो फेमस एग्जामिनेशन है जो 12वीं के बाद कई सारे स्टूडेंट जिसकी तैयारी करते हैं वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बेसिकली एनडीए एक एकेडमी है, ये एक डिफेंस एकेडमी है जो कि खड़गवासला के अंदर स्थित है। यहां पर आपको 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है और 3 साल के बाद आपके जो चौथे साल की ट्रेनिंग होती है वो आपके रिस्पेक्टिव एकेडमीज के अंदर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात किया जाए कि कोई बच्चा एनडीए को क्लियर करके आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो वो 3 साल तक एनडीए के अंदर पढ़ाई करेगा, जहां पर उसकी रिगोरियस ट्रेनिंग होगी, फिजिकल ट्रेनिंग होगी, मेंटल ट्रेनिंग होगी, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आपको डिग्री दी जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि एनडी में जाने के बाद आपको डिग्री नहीं दी जाती है। आप बीटेक की डिग्री ऑप्ट कर सकते हैं, बीएससी की डिग्री ऑप्ट कर सकते हैं और यहां तक कि बीए की डिग्री भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उनका ह्यूमैनिटीज के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आप वहां पर जाकर भी इस डिग्री को ऑप्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है उसे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, वो एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर करता है, एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद वो 3 साल तक एनडीए में पढ़ाई करेगा और चौथे साल वो अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी के अंदर चला जाता है जो कि है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो एनडीए क्लियर करने के बाद 3 साल तक एनडीए के अंदर पढ़ाई करेगा और चौथे साल अपने रिस्पेक्टिव एकेडमी के अंदर जाएगा जो कि INA, इंडियन नेवल एकेडमी। तो चलिए सबसे पहले हम इन तीनों ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहली ब्रांच है इंडियन आर्मी। आप सभी जानते हैं भारतीय सेना के बारे में। ये हमारी भारतीय थल सेना है जो कि दुनिया की, बिलीव मी, दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्मी है। और ये देखिए ये चीजें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हमारी भारतीय सेना ने कई बार इस चीज को प्रूफ किया है। आज भी आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर जब भी कहीं कुछ होता है तो भारतीय सेना का ही एग्जाम्पल दिया जाता है कि इंडियन आर्मी अगर यहां पर होती तो इस तरह के सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती। फिर चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात करें, हमेशा हमने दुश्मन को धूली चखाई है। तो याद रखिएगा इंडियन आर्म फोर्सेस को जब आप ज्वाइन करते हैं ना तो आपका माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए। और ये माइंडसेट वैसा कब होता है जब आपके अंदर देशभक्ति की भावना होती है, और ये भावना शुरुआत से आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इंडियन आर्मी की रैंक्स की बात की जाए तो आपके कमीशन होने के बाद आपको जो रैंक मिलती है वो होती है लेफ्टिनेंट की। अब कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन होने का मतलब यह है कि आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए कि आपने 3 साल एनडीए में कंप्लीट करें और 1 साल कंप्लीट किया है IMA के अंदर। IMA मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन 4 साल की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको कमीशन कर दिया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि आप एक सैन्य अधिकारी के तौर पर कहीं भी तैनात किए जाने के लिए तैयार किए जा चुके हैं। तो आपको जो शुरुआत में रैंक मिलती है एक अधिकारी के तौर पर वो होती है लेफ्टिनेंट। उसके बाद समय के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ और आपके परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी रैंक बढ़ती जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, देन ब्रिगेडियर, और इस तरीके से आपकी रैंक लगातार बढ़ती रहती है। याद रखिएगा यहां पर आपका एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस दोनों चीजें मैटर करती है। दूसरी अगर हम ब्रांच की बात करें तो वो है हमारी इंडियन एयरफोर्स। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये कह सकता हूं कि क्रेज होता है कि हमें फ्लाइंग ब्रांच के अंदर जाना है। फ्लाइंग ब्रांच मतलब आपको फाइटर प्लेन्स उड़ाने को मिलते हैं, ऐसा लगता है। बट आप समझिएगा इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप जब दूर से देखते हैं कि हाँ एक फाइटर प्लेन उड़ रहा है तो कितना बढ़िया लगता है, पर आप समझते हैं कि उसको उड़ाना कितना मुश्किल होगा।
बिकॉज सेकंड से भी कम समय में आपको डिसीजन लेना पड़ता है और आपका एक डिसीजन जिंदगी और मौत का फैसला तय कर देता है। दैट्स वाई इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना। हाँ जी, ये बात समझिएगा, जरूरी नहीं होता है कि जो भी व्यक्ति इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा वो प्लेन ही उड़ाएगा, ऐसा नहीं होता है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी कई सारी ब्रांचेस होती है, इंजीनियरिंग ब्रांच आपकी होगी, ग्राउंड ड्यूटी आपकी होती है। यहां पर यह याद रखिएगा कि फ्लाइंग ब्रांच हर उस कैंडिडेट को नहीं मिलती है जो कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपकी फिजिक भी वैसा होनी चाहिए। दैट्स वाई कहा जाता है कि जो फाइटर प्लेन के पायलट्स होते हैं वो बनाए नहीं जाते, वो बॉर्न होते हैं। वो बॉर्न क्यों होते हैं? बिकॉज उनका जो फिजिक होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जो कि रिक्वायर्ड है एक फाइटर पायलट बनने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आगे बात करें, जब आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं फिर से बताता हूं, 3 साल आप एनडीए के अंदर रहेंगे और उसके बाद आप एयरफोर्स एकेडमी के अंदर जाते हैं। जो पहली रैंक आपको मिलती है कमीशन होने के बाद, वो मिलती है फ्लाइंग ऑफिसर की। और इसी तरीके से समय के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी जो रैंक है वो लगातार बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी एक ऐसी नेवी दुनिया की जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। याद रखिएगा, पहले यह माना जाता था कि इंडियन नेवी इतनी एडवांस नहीं है, पर पिछले 10 से 20 सालों के अंदर आप देखेंगे इंडियन नेवी के पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स है जो कि दुनिया की सिर्फ कुछ ही कंट्रीज की नेवी के पास है। और आज इंडियन नेवी दुनिया की उन नेवी की लिस्ट में शुमार है जो किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। भारतीय नौसेना, एक बात याद रखिएगा कि जिस देश का समुद्र पे राज हो गया वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। दैट्स वाई हमारी नेवी को पावरफुल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था और इसे बना भी दिया गया। इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के देखिए कई सारे फायदे हैं। आप कई तरीके से इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन नेवी के अंदर आप चाहें तो आप इंडियन नेवी में डॉक्टर बन के भी जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इंडियन नेवी का भी अपना एक एयर ब्रांच होता है, आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। इंडियन नेवी के अंदर जब आप इंडियन नेवी के अंदर कमीशन होते हैं अपने रिस्पेक्टिव एकेडमी, जो कि इंडियन नेवल एकेडमी, जो कि एजिमला केरला के अंदर है, वहां आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। अगर आप एनडीए से जा रहे हैं तो 3 साल आप एनडीए के अंदर पढ़ेंगे, 1 साल आप आईएनए के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप कमीशन होते हैं तो कमीशन होने के बाद आपको जो रैंक मिलती है वो होती है आपकी सब लेफ्टिनेंट की। उसके बाद लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर। इस तरीके से आपकी रैंक्स लगातार बढ़ती जाती है। अब इन तीनों ब्रांचेस को ज्वाइन करना है, तीनों ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। स्पेशल फोर्सेस होती क्या है? आप लोगों ने ये पिक्चर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। जब मैं बात करता हूं स्पेशल फोर्सेस की तो एक नाम सबसे पहले आता है, पैरा कमांडोस। देखिए, स्पेशल फोर्सेस वो एलिट यूनिट्स होती है हर फोर्स की जिनका काम होता है किसी भी तरह के मिशन को अंजाम देना है। नाम क्या है? स्पेशल फोर्सेस। इन्हें स्पेशली ट्रेन किया जाता है, इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर किसी भी तरह के मिशन को अंजाम दे सकते हैं। और इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों की अलग अलग स्पेशल फोर्सेस है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्स है उसका नाम है पैरा कमांडोस। आपने सुना होगा, 9 पैरा के बारे में सुना होगा, 1 पैरा के बारे में आपने सुना होगा। अगर इसी तरीके से इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस की बात की जाए तो वो है आपकी मार्कोस, जिन्हें मरीन कमांडो और जिन्हें मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट में अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्पेशल फोर्स है उसे जाना जाता है गरुड़ कमांडो के नाम से। याद रखिएगा, इन तीनों स्पेशल फोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर के तौर पर सबसे पहले आपको अपने कमीशन को पूरा करना होगा। दैट मींस आपको अपनी प्राइमरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद आप खुद से वॉलंटियर करते हैं। आपको कोई जोर देकर नहीं बोलता है कि आप स्पेशल फोर्सेस के अंदर जाइए, आप खुद से वॉलंटियर करते हैं कि आप स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करने का भी अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं कि आप इंडियन आर्मी के अंदर आ गए हैं, आप ऑफिसर बन गए हैं तो आप पैरा को ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे, नहीं। उनका अलग क्राइटेरिया होता है, उनका अलग एक प्रोविजन पीरियड होता है। इस प्रोविजन पीरियड के अंदर आपको पूरी तरीके से परखा जाता है, आपकी ट्रेनिंग ली जाती है, आपकी परीक्षा ली जाती है बेसिकली, कि आप स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करने के लायक हैं कि नहीं है। देखिए, याद रखिएगा, स्पेशल फोर्सेस है, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इनको कोई बीट कर ही नहीं सकता है। तो एक व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटीज होना जरूरी है। अगर आपको स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना है तो अपने आप पे अभी से वर्क करना जरूरी होता है। चलिए, ये सारी बातें हो गई। इंडियन आर्म फोर्सेस की ब्रांचेस के बारे में हमने बात करी। हमने देखा कि कैसे कैसे किस किस तरीके से आपकी रैंक क्या क्या ली जा सकती है, रैंक आपकी कौन कौन सी लगती है। अब बेनिफिट क्या है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के? देखिए, पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति के मन में ये विचार आ जाता है कि मुझे आगे जाके भारतीय सेना को ज्वाइन करना है, किसी भी ब्रांच को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को,
तो बेनिफिट तो माइंड में आते ही नहीं है, बिकॉज एक ही चीज आती है कि मुझे देश की सेवा करनी, दैट्स इट। नेशन इज सुप्रीम ना, देश से बड़ा कुछ है क्या? देश से बड़ा कुछ नहीं है, वही चीज हमेशा माइंड में रहती है। बट स्टिल अगर हम करियर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से भी देखें तो भी इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे पहले बेनिफिट की अगर हम बात करें, बिकम लीडर एट वेरी यंग एज। आप देख लीजिए, इतनी कम एज के अंदर आप कहीं पर भी एक लीडर के तौर पर इमर्ज नहीं होते। आप मान लीजिए आप एनडीए को ज्वाइन करते हैं 18 साल के अंदर, 4 साल के अंदर आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं और 22 साल के अंदर आप एक लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। आप लोगों को लीड कर रहे हैं, आप एक लीडर बन जाते हैं। लीडर का मतलब आर्म फोर्सेस के अंदर ये नहीं होता है कि जो सिर्फ छोटे छोटे कमांड्स देता है। एक लीडर के ऊपर जिम्मेदारी होती है देश की और उसके साथियों की जिंदगी की, जो कि बहुत बड़ी बात है। दुनिया के अंदर कोई भी जॉब ये चीज आपको दे ही नहीं सकता है। और ये जो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है ना लीडरशिप की, ये आपकी पूरी ट्रेनिंग के अंदर डेवलप करवाई जाती है, बिकॉज ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर ही इस तरीके का होता है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि काफी कम एज के अंदर आप एक लीडर बन सकते हैं। और याद रखिएगा, इंडियन आर्म फोर्सेस की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ बॉयज के लिए नहीं है, गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती है। इवन आपको ये भी हो गया है, शायद आप में से बहुत सारी गर्ल्स को नहीं पता हो, इंडियन नेवी को भी गर्ल्स ज्वाइन कर सकती है, इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन कर सकती है, इंडियन एयरफोर्स को भी ज्वाइन कर सकती है एनडीए के थ्रू। मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जामिनेशन है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, उस एग्जामिनेशन को आप भी दे सकती है ना। तो ये सोचना छोड़ दीजिएगा कि क्या हम ज्वाइन कर सकती हैं, हम नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल आप कर सकती हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आगे जाके आप में से बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें। नेक्स्ट बेनिफिट की बात की जाए, अनमैच्ड रेपुटेशन। इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर आपका जो रेपुटेशन होता है, आप किसी भी प्रोफेशन के साथ उसको मैच कर ही नहीं सकते। सामने 10 लोग बैठे हैं, एक बोल रहा है मैं डॉक्टर हूं, एक बोल रहा है मैं इंजीनियर हूं, एक बोल रहे हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और वहीं पर एक पर्सन है वो बोलते हैं आई एम द मेजर इन द इंडियन आर्मी। सो आपको समझ में आता है, बिकॉज एक रिस्पेक्ट इस आर्म फोर्सेस के अंदर आपको दिया जाता है। जब भी आप किसी आर्म फोर्सेस के पर्सन को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट आता है। ये जो रेपुटेशन है ना, ये जो मिलता है आपको रेपुटेशन, ये अनमैच्ड है। दुनिया का कोई प्रोफेशन आपको रेपुटेशन दे ही नहीं सकता। देखिए, मनी एक अलग चीज होती है, पावर बहुत अलग चीज होती है, और रेपुटेशन तो बहुत ही अलग चीज होती है। एक सम्मान की बात होती है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना, बिकॉज ये समझ में आता है कि कोई व्यक्ति अगर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए उसका देश पहले, उससे जान से ज्यादा उसका देश उसके लिए पहले। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से यहां पर खड़े होकर मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। तो ये चीज हमें भूलना नहीं चाहिए। आगे बात की जाए, नेक्स्ट जॉब सिक्योरिटी। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस, सीधी सी बात है, अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो इट्स ए गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी जॉब है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपकी जॉब की सिक्योरिटी यहां पर होती है, इट्स नॉट ए प्राइवेट जॉब। तो जॉब सिक्योरिटी आपके पास यहां पर हमेशा से बनी रहती है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आप किसी भी बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा, जो भी आर्म फोर्सेस के पर्संस होते हैं उनकी डिमांड हर जगह पर बनी रहती है। क्यों? बिकॉज दे आर डिसिप्लिन्ड, दे नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स। उनको प्रेशर हैंडल करना आता है, वो बहुत अच्छे लीडर होते हैं, सीधी सी बात है। तो हर जगह रिटायरमेंट के बाद भी डिमांड बनी रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए कि आप आईआईएम के अंदर जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आर्म फोर्सेस के पर्संस के लिए सीट रिजर्व होती है। हाँ जी, सीट्स रिजर्व होती है, और आपका खर्चा भी सरकार ही उठाती है। तो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। ये समझिएगा, जब भी आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं ना, आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहती है। कोई ना कोई नई चीज आपको हर रोज वहां पर सीखने को मिलती है। पता नहीं कितने तरह के कोर्सेस आपको करने पड़ते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती है, नए तरह के वेपन्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है। तो ये करियर ऐसा होता है कि जिसमें आप जीवन भर सीखते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। लगातार आप अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, कभी भी जो है आप कंफर्ट के अंदर नहीं रहते हैं। बिकॉज क्या है ना, किसी भी व्यक्ति को अगर कंफर्ट में रख दिया जाए तो वहीं से वो गिरना शुरू हो जाएगा। गिरने का मतलब ये है कि वहीं से वो अपनी क्वालिटीज को खोना शुरू कर देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। नेक्स्ट, अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंडियन आर्म फोर्सेस आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। दुनिया के बेस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनर्स आर्म फोर्सेस के पास हैं। बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको आर्म फोर्सेस के अंदर मिलेगी। आप नेवी को ज्वाइन कीजिए, आप आर्मी को ज्वाइन कीजिए, आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बेस्ट फैसिलिटीज दी जाती है। दैट मींस अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर जाने के बाद भी आप स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात हमने करी है। और इसके बाद लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, सबसे लास्ट में चीज मैं आपको बता रहा हूं, बट ये सबसे बेस्ट है। देखिए, जिंदगी जो है ना, सिर्फ जीना नहीं चाहिए, वो जीना नहीं चाहिए। जीवन सिर्फ चलते जा रहा है, जिए जा रहा है। जीवन जो है इस तरीका होना चाहिए कि इस पूरे जीवन के अंदर आप अपने आप को डेवलप करते रहें।
आप जीवन को एंजॉय करें, आपकी लाइफ एडवेंचरस हो और आपका जो जीवन है वो पूरे देश के लिए समर्पित होता है जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आर्म फोर्सेस के अंदर जो जिंदगी है ना बहुत बहुत डिफरेंट होती है बेटा, याद रखिएगा बहुत डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने दोस्त से सुबह कॉल करके बोलेंगे कि तुम्हारा दिन कैसा था, आप बताओगे कि कुछ नहीं, सुबह जो है वो मैंने 8000 फीट की ऊंचाई से जंप करा, उसके बाद थोड़ी सी ट्रेनिंग करी, उसके बाद थोड़े से ग्रेनेड्स को फेंका, उसके बाद स्नाइपर से टारगेट की ट्रेनिंग करी और अब घर पे आके नाश्ता कर रहा हूं। तो ये बहुत लेस ऑर्डिनरी लाइफ होती है, जो कि बहुत बड़ी बात है और ये चीज आपको सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ही मिल सकती है, दूसरी जगह पर नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए सबसे अच्छा तरीका अगर मैं आपको बताऊं, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है एनडीए एग्जामिनेशन को क्लियर करना। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये एक ऐसी एकेडमी है जहां पर तीनों फोर्सेस के कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यूपीएससी ये बोर्ड है, यूपीएससी आपने नाम सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो वेरियस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है, जैसे सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन से आप आईएएस आईपीएस बनते हैं। वैसे यूपीएससी कंडक्ट करता है एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करता है। साल में ये एग्जामिनेशंस 2 बार होती हैं, 2 बार आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। एज क्या है, कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं? तो याद रखिएगा 15.5 से लेकर 18.5 साल तक के बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि नहीं 16.5 से लेकर 19.5 साल तक दे सकते हैं। ये जो 1 साल का डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस इस तरीके का होता है कि जब आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है तब आपकी एज जो है वो 15.5 से भी है तो आप भर सकते हैं, बट अगर आपकी एज 19.5 साल हो गई है और आप अब सोच रहे कि मैं एग्जामिनेशन का फॉर्म भरूंगा, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, बिकॉज एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने से लेकर एग्जामिनेशन होने से लेकर एसएसबी कंडक्ट होने से लेकर ज्वाइनिंग तक जो है वो लगभग साल भर का समय लगभग लग ही जाता है। तो दैट्स वाई जो रियल एज होती है वो होती है 15.5 से लेकर 18.5 साल। ये याद रखिएगा। एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, वेरियस सेंटर्स के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं और गर्ल्स एंड बॉयज, हाँ जी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब एग्जामिनेशन अगर देना है एनडीए का तो कौन से सब्जेक्ट्स हमारे होने चाहिए? क्या पीसीएम कंपलसरी है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एनडीए का एग्जामिनेशन देना है तो आपका 12th के अंदर पीसीएम होना ही चाहिए और इतने परसेंटेज तो होने ही चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस मिथ को हम दूर करते हैं। देखिए याद रखिएगा एनडीए एग्जामिनेशन के थ्रू जो भी बच्चे आर्मी को ऑप्ट करना चाहते हैं, मतलब जिनको आर्मी में जाना है, अगर उनका पीसीएम बैकग्राउंड नहीं है, हाँ जी अगर उनका पीसीएम बैकग्राउंड नहीं है, उनका कॉमर्स बैकग्राउंड था, उनका आर्ट्स बैकग्राउंड था, तो भी वो एनडीए का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ होता है ना कि पीसीएम है तो ये एनडीए दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बैकग्राउंड, अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है, आपने 12th आर्ट्स से किया है, आपने 12th इवन बायो से किया है, तो भी आप एनडीए के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। बट हाँ आपको जो ब्रांच मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वो आर्मी मिलेगा। आप फिर एयरफोर्स या नेवी में नहीं जा सकते। बट अगर आप एयरफोर्स या नेवी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपका एनडीए के अंदर 12th एग्जामिनेशन के बाद आपका जो 12th है उसमें पीसीएम होना कंपलसरी। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। परसेंटेज का क्राइटेरिया यहां पर नहीं है, आपका सिर्फ पास होना जरूरी है। यहां पर आपसे परसेंटेज नहीं पूछे जाते हैं। याद रखिएगा इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर है ना आपके व्यक्तित्व को देखा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपके परसेंटेज थोड़े बहुत मैटर करते हैं बट इतने मैटर भी नहीं करते। तो ये मिथ को दूर कर लीजिए। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं भी है ना, बट हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत यूनिक हो, तो आप आगे जाकर इंडियन आर्म फोर्सेस को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे अब फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें। क्या बहुत ऊंची हाइट चाहिए एक सैन्य अधिकारी बनने के लिए? क्या 6 फीट 7 फीट या 6.5 फीट हाइट चाहिए? मेरी हाइट तो बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है, बहुत कम हाइट चाहिए। एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर 157 सेंटीमीटर भी आपकी हाइट है, याद रखिएगा, तो आप एनडीए के एग्जामिनेशन को क्रैक करके जा सकते हैं। यह हाइट का क्राइटेरिया है बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया और कम है। गर्ल्स के लिए अगर उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को। और अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर रहने वाले लोगों की, तो अगर उनकी हाइट 148 सेंटीमीटर है तो भी वो एनडीए के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद अपने मेडिकल को क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फ्लाइंग के लिए हाइट का क्राइटेरिया क्या है? देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फ्लाइंग के लिए हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है। जो बच्चे एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर्स को उड़ाना चाहते हैं, चॉपर्स को उड़ाना चाहते हैं या फाइटर जेट्स को उड़ाना चाहते हैं, उनकी जो मिनिमम हाइट है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए बात कर रहा हूं, वो 163 सेंटीमीटर यहां पर होनी चाहिए। तो ये एनडीए का एग्जामिनेशन है, 1 डे एग्जामिनेशन होता है। आपके 2 पेपर्स होते हैं, एक पेपर आपका मैथमेटिक्स का होता है, एक पेपर आपका जीएटी का होता है।
जीएटी के पेपर में एक सेक्शन इंग्लिश का होता है, दूसरा जो सेक्शन है वो अदर पेपर्स अदर सब्जेक्ट्स का होता है। जैसे एग्जामिनेशन के एग्जाम्पल की बात की जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बहुत कुछ इसके अंदर पूछा जाता है। तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके, वन डे एग्जामिनेशन है, आप अगर सही से मेहनत करते हैं तो आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके आप जब एनडी का एग्जाम रिटन पार्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप जाते हैं एसएसबी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 5 दिन का एक प्रोसेस होता है, और एसएसबी के अंदर अगर आप एसएसबी को क्लियर कर लेते हैं तो आप ज्वाइन करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को। बट याद रखिएगा, रिटर्न के मार्क्स जो कि 900 होते हैं, एसएसबी के मार्क्स जो कि 900 होते हैं, टोटल कितने हो गए 1800 मार्क्स। इन 1800 मार्क्स में से आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है ना, कि जो भी टॉप पर रहते हैं, जितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से आपको यहां पर इन एकेडमीज के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाती है। कहां पर? एनडीए के अंदर। और एनडीए में रिजर्वेशन नहीं होता है, यहां पर कोई भी सीट्स ऐसा नहीं है कि एसटी की सीट्स इतनी है, एससी की इतनी है, ओबीसी की इतनी है, जनरल की इतनी है, यहां पर रिजर्वेशन नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने प्रोसेस देख लिया, आपका रिटर्न है, एसएसबी, एसएसबी के बाद आपके मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल्स के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, और जो बच्चे मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं वो फाइनली ज्वाइन करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को, है ना। मेडिकल्स बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, आपका फिट होना जरूरी है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आपके सर मुझे तो चश्मे लगे, मुझे स्पेक्स लगे, क्या मैं आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता हूं? आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके स्पेक्स का नंबर क्या है, वो क्राइटेरिया आपको पता करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको स्पेक्स है तो आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन ही नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि सही नहीं है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ, बट आपका नंबर क्या है वो एक बार देखना जरूरी होता है। ओके, अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो इंडियन आर्म फोर्सेस को एज अ डॉक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं। आप सभी ने एएफएमसी का नाम जरूर सुना होगा, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो कि पुणे के अंदर स्थित है। ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां पर उन डॉक्टर्स को तैयार किया जाता है जो कि आगे जाके इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे। अब एएफएमसी के अंदर कैसे एडमिशन लिया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे वहां पर एडमिशन लिया जाए। क्या वहां एडमिशन लेने के लिए कोई अलग से एग्जामिनेशन होता है? क्या नीट की देने की जरूरत पड़ती है कि नहीं होती है? 12 के अंदर परसेंटेज का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं यहां पर दूंगा, बिकॉज आई न्यू कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं वो चाहते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस को हम एज अ डॉक्टर ज्वाइन करें, और डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है। आप इंडियन आर्म फोर्सेस को जब एक डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो याद रखिएगा आपके लिए करियर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर मेडिकल ब्रांच एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके ऑफिसर्स को इंटरचेंज भी किया जा सकता है। मतलब जैसे एग्जांपल की बात करें कि अभी डॉक्टर के तौर पर आप इंडियन आर्मी के अंदर सर्व कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जो दूसरी पोस्टिंग है वो इंडियन नेवी के किसी शिप के ऊपर हो जाए, तो एक बहुत बड़ी बात है। बाकी कहीं पर ये नहीं होता है, बट हाँ डॉक्टर्स के लिए चीज होती है। चलिए आगे बात करते हैं एएफएमसी के बारे में। एएफएमसी कहां पर है? ये पुणे के अंदर स्थित है। अब इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी का एज क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए? वो 17 से 24 साल का होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप 17 से 24 साल के बीच के हैं तो आप एएफएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर भी आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको एमबीबीएस की डिग्री यहां पर दी जाती है, और ट्रेनिंग के साथ साथ यहां पर आपकी थोड़ी बहुत फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, जो कि जरूरी है ना। बिल्कुल रेगुलर ट्रेनिंग नहीं होती यहां पर, फिजिकली थोड़ी बहुत करवाई जाती है। बाद में जब आप किसी रिस्पेक्टिव एकेडमी के अंदर जाते हैं वहां पर आपकी बेसिक ट्रेनिंग करवाई जाती है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है। बिकॉज जब आप उस यूनिफॉर्म को वियर कर रहे हैं ना तो आपको गन चलाते आना चाहिए, बिकॉज एनिमी के सामने तो आपको बुलेट ही चलानी पड़ेगी, तो वो चीज भी आपको सिखाई जाती, अभी नहीं बाद में करवाई जाती। आगे अगर हम बात करें क्या और क्या क्राइटेरिया, एज तो होगी 17 से 24 साल। इसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट पास 10+2 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये सबसे बड़ी चीज है, 12वीं कक्षा आपको पहले अटेम्प्ट के अंदर पास करनी है। मतलब ये नहीं कि आपने एक बार आप फेल हो गए और दूसरी बार में आपने 12 पास करा, नहीं, पहले अटेम्प्ट के अंदर आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, 12वीं पास की हो। किन सब्जेक्ट्स के साथ? कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, नोट कर लीजिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, taken simultaneously and securing not less than 60% of the aggregate marks in these 3 subjects। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर अगर मैं एग्रीगेट मार्क्स को कैलकुलेट करूं तो वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। कौन सी क्लास में? 12 के अंदर। और इंग्लिश के अंदर याद रखिएगा, इंग्लिश के अंदर जितने भी आपके टोटल मार्क्स थे उसमें से कम 50% मार्क्स आपने सिक्योर करे हो। और साइंस के जो सब्जेक्ट्स थे जैसे केमिस्ट्री हो गया है, फिजिक्स हो गया है, बायोलॉजी हो गया, इसमें सेपरेटली भी आपने 50% मार्क्स जो है यहां पर क्लियर करे हो या सिक्योर करे हो बेसिकली। मतलब सीधी सी बात है कि एग्रीगेट 60 होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं सेपरेटली बात करूं तो 50% मार्क्स आपने सिक्योर करे हो। 50% है ना, 50 मार्क्स नहीं है, 50% मार्क्स आपने सिक्योर करे हो। इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स
एएफएमसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, 10th के अंदर उनका एक सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 10th आपने परीक्षा दी है और उसमें आपका सब्जेक्ट मैथ्स था ही नहीं, मैथमेटिक्स भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 10th एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए यहां पर कि दे मस्ट हैव आल्सो पास्ड एन एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड। मतलब मैथमेटिक्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, और वो किससे पता लग जाता है कि आपने 10th जो है वो देकर रखी, 10th के अंदर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है। इसके साथ ही आपको नीट यूजी एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये चीज मैंडेटरी है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि एएफएमसी का कोई अलग से एग्जाम हो रहा है, ये नहीं होता है। आपका स्कोर क्या रहा है, नीट का स्कोर क्या रहा है, उसके बेसिस पर ये पता लगेगा कि आप एएफएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नीट एग्जाम देना कंपलसरी है, एग्जाम को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। सिर्फ क्वालिफाइंग ही नहीं, क्वालिफाइंग के बाद आपके परसेंटेज कितने हैं क्या है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अब क्या सिर्फ ये अगर मैंने कर लिया, मतलब मैंने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो क्या मैं एएफएमसी के अंदर जो है मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। एएफएमसी का खुद का भी एक इंटरव्यू का प्रोसेस बना हुआ है, वो भी अपना खुद का एक टेस्ट लेते हैं। हालांकि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा टेस्ट होता है, बट यहां पर भी ये देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति, देखिए आप आगे जाके किसी नॉर्मल प्रोफेशन के अंदर नहीं आ रहे, आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो दैट्स वाई यहां पर इन्होंने अपना खुद का एक इंटरव्यू का प्रोसेस बनाया हुआ है। उस प्रोसेस को भी आपको क्लियर करना होता है, बहुत बड़ा ये प्रोसेस नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं एएफएमसी के लिए, वो टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाता है। उनकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछे जाते हैं, लॉजिकल एंड रीजनिंग का आपका टेस्ट होता है। इसी के साथ साथ आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसे पीएटी के नाम से जाना जाता है। देखा जाता है कि आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को डिप्लीट कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर कोई बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आप आगे जाकर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक पूरा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, आपका इंटरव्यू भी होता है, हाँ जी अलग से इंटरव्यू होता है। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है एएफएमसी पुणे के द्वारा। समझना होगा ना, आपको इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है तो आपको जो मेडिकली फिट होने का स्टैंडर्ड है वो इंडियन आर्म फोर्सेस वाले ही मैच करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप एएफएमसी के अंदर एएफएमसी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, बहुत बढ़िया यह चीज होती है। इसमें आपको किसी भी तरह के एग्जामिनेशन को देना नहीं होता है, डायरेक्टली आप एसएसबी के लिए अपीयर हो सकते हैं। एसएसबी इंटरव्यू जो कि मैंने आपको बताया कि 5 दिन का मुश्किल सा प्रोसेस होता है, हालांकि मुश्किल नहीं होता है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, ये भी 2 बार इसके फॉर्म्स निकलते हैं। आपके 12th के परसेंटेज कितने हैं इस बेसिस के ऊपर चेक किया जाता है। बेसिकली 60% एग्रीगेट आपका पीसीएम के अंदर होना चाहिए। सिर्फ पीसीएम वालों के लिए ये एंट्री होती है, क्यों? क्योंकि टेक्निकल एंट्री है ना, आप आर्मी की टेक्निकल ब्रांच में जाएंगे और ये आर्मी के लिए होता है। याद रखिएगा आपके 60% एग्रीगेट होना चाहिए पीसीएम के अंदर, और जेईई मेंस का स्कोर भी यहां पर मायने रखता है। याद रखिएगा आपका स्कोर कितना है जेईई मेंस के अंदर, ये भी यहां पर मायने रखता है कहीं ना कहीं, और आपके 12th के परसेंटेज भी यहां पर मायने रखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्टली आप जा सकते हैं ना, आपको किसी एग्जामिनेशन को क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपके इस परसेंटेज के बेस के ऊपर ही डायरेक्टली आप एसएसबी के लिए अपीयर हो सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, एसएसबी के लिए अपीयर हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि रिटर्न सिर्फ एक पार्ट है, जो मेजर पार्ट है वो क्या है, एसएसबी है। ओके, इसी तरीके से इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेवी के लिए भी बीटेक एंट्री स्कीम होती है। इसे कैडेट एंट्री स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपके 12th के परसेंटेज देखे जाते हैं, प्लस आपका जो इंग्लिश का स्कोर है 12th में वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, ये भी देखा जाता है। जेडब्ल्यू मेंस का आपका स्कोर देखा जाता है। आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको बीटेक की डिग्री यहां पर मिलती है, 4 साल तक आप पढ़ाई करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत सुनहरा मौका होता है। तो इस तरीके से आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई रिटर्न इसमें नहीं हो रहा है। एसएसबी आपका होगा, मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपकी निकल कर आती है मेरिट लिस्ट। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये मैंने आपको सारी ऑफिसर्स एंट्री बताई है। इसके अलावा सोल्जर एंट्री भी इसके अंदर होती है। आपने सुना होगा अग्निवीर, जो कि अभी एक नई स्कीम है, उसके थ्रू भी आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेरा सभी को सजेशन ये रहेगा कि आप सभी को एनडीए की तैयारी करनी चाहिए। एनडीए एक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है। आफ्टर 12th आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और काफी आसानी से इस एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीजों को तैयार करते हैं तो। इसके बाद भी अगर 12th के बाद भी आपका नहीं होता है तो सीडीएस एक ऑप्शन होता है। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। उस एग्जामिनेशन को भी क्रैक करके आप इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर एक अधिकारी के तौर पर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं, बट मेजर तरीकों के बारे में हमने जान लिया है, और जो सबसे अच्छा तरीका है वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए मैं आपसे फिर कभी मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंज लाना शुरू कर दीजिए। बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूं,
कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए जब भी आप किसी एग्जामिनेशन को देते हैं तो वो एग्जामिनेशन सिर्फ रिटन के बारे में नहीं है, आपको एसएसबी भी देना पड़ेगा। और एसएसबी में यही देखा जाता है कि आपके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है भी या नहीं, जो कि भारतीय सेना के अंदर एक अधिकारी बनने के लिए जरूरी है। चलिए मैं आपसे बाद में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।